सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरकार ने बगलिहार के बाद सिलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, जिससे दरियाए चनाब का बहाव सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गया, जो पाकिस्तानी ज़राअत के लिए मौत का पैगाम है। जबकि मकबूजा कश्मीर में पकल दल, किरू और क्वार डैम जैसे बड़े मंसूबे भी भारत ने पाकिस्तान को इत्तला दिए बगैर शुरू कर लिए, जो सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारत की ये वाटर स्ट्राइक खामोश मगर तबाहकुन जंग है, जिससे पाकिस्तान की कपास, चावल और गन्ना जैसी फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। इरसा ने खबरदार किया कि पानी की किल्लत 70% तक जा सकती है। हैरत की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास पानी ज़ख़ीरा करने की मौसर सहूलत ही मौजूद नहीं, तो फिर पानी गया कहाँ? दूसरा, भारत ने गुज़श्ता 3 साल से इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास होने दिया न पाकिस्तान को भारत जाकर भारतीय मंसूबों का मुआयना करने का मौका मिला, जो इन खदशात को मज़ीद तक़वियत दे रहा है कि भारत ये पानी अपने किसानों को दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसी पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। गेस्ट का मैं तारुफ करवाती हूँ। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ हमें ज्वाइन किया वाटर एक्सपर्ट वकार शिराजी साहब ने। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। वकार साहब, आपके पास मैं सबसे पहले आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो भी सिचुएशन बनी है जिसमें पानी को रोका जा रहा है भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ जो बहने वाला पानी है, इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं जो अब तक हम सुन भी रहे हैं। किस हद तक पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ेगा इस हवाले से, और साथ ही साथ मैं चाहूँगी आप मौजूदा सिचुएशन पानी को लेकर जो एक यहाँ पे स्कैरसिटी पाई जा रही है, किल्लत पाई जा रही है, उस पर हम पहले भी देख रहे थे कि सूबों के दरमियान भी एक क्लैश आ गया था। तो पानी की किल्लत मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है? देखिए आमना, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मौका दिया, मगर आपके सवालात अगरचे मुख्तसर हैं मगर इनके बहुत तफसीली और जामे जवाबात दिए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान का जो भारत के साथ मुआहदा है, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसके तहत 3 मशरकी दरिया जिसमें सतलज, रावी और ब्यास शामिल हैं, उन पर इंडिया का हक तस्लीम किया गया, उसके पानियों पर इंडिया का हक तस्लीम किया गया है। और 3 मगरबी दरिया जो कि दरिया सिंध, दरिया जहलम और दरिया चनाब, उनके पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया है। मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भारत ने उसी मुआहदे के तहत जो दरिया चनाब पर जो सलाल डैम बनाया था, जिसका बुनियादी मकसद बिजली की पैदावार था, अब वहाँ पर भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी जो है वो रोक दिया है। और बज़ाहिर उसके लिए उन्होंने ये उज़र पेश किया है कि हम डीसिल्टिंग यानी डैम की सफाई कर रहे हैं ताकि उससे बिजली बनाई जा सके, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान के दरिया चनाब में पानी का फ़्लो अब ना होने के बराबर है। मैं यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब ये मुआहदा हुआ था तो 3 मशरकी दरिया जो पाकिस्तान, जिसमें सतलज और रावी शामिल हैं, जो पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था ताकि 3 मगरबी दरियाओं का पानी 3 मशरकी दरियाओं के साथ लिंक किया जा सके, ताकि वो कमी जो इंडिया के साथ इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले किसानों को दरपेश हो, उसका मुअस्सर हल किया जा सके। अब जब इंडिया ने दरिया चनाब में ये पानी रोका है तो 2 मकामात ऐसे हैं जहां पर दरिया चनाब का पानी दरिया जहलम में जाके दरिया रावी में जाकर लिंक करता है, ताकि रावी के जो इलाके हैं और उस इलाके में जो किसान हैं उनकी ज़मीनों को भी सैराब किया जा सके। तो इस आबी जारहियत से न सिर्फ चनाब के बेसन में जो किसान हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि दरिया रावी के बेसन में भी जो किसान हैं और उनकी जो ज़मीनें हैं वहां तक भी पानी नहीं पहुंचेगा और आने वाली फसल शदीद मुतासर होने का खतरा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त अभी पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि ऑलरेडी हम कह रहे थे कि पानी की किल्लत पाई जा रही है,
और अभी आगे आने वाले जी जी जी, ये एक हमें मजमूई तौर पर इस सूरत हाल का जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप 1970 की दहाई में देखें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और मरकजी दरिया है दरिया सिंध, और बाकी तमाम दरिया जो है वो उसके मुआवन दरियाओं के तौर पर उसी में आके शामिल होते हैं। कोटरी बैराज पर सन 1970 की दहाई में औसत जो मिलियन एकड़ फीट पानी का अखराज था वो 150 मिलियन एकड़ फीट था, जो कि 2000 सन 2000 से 2020 के दरमियान औसतन 70 से 90 मिलियन एकड़ फीट तक रिकॉर्ड किया गया। यानी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिशों के पैटर्न चेंज होने की वजह से, ग्लेशियर सिकुड़ने की वजह से वैसे ही पानी की किल्लत का सामना है। उसके साथ साथ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि पानी की डिमांड बढ़ रही है फसलों के लिए, पीने के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, कारखानों के लिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में जब भारत ने इस मुआहदे से इन्हिराफ किया तो ये एक खुलम खुला इसे हम कह सकते हैं कि ये एक आबी दहशतगर्दी है, क्योंकि दहशतगर्दी बाय डेफिनेशन उससे आम लोगों की जिंदगियां मुतासर होती हैं और इससे लाखों नहीं करोड़ों ज़राअत से वाबस्ता अफराद की जिंदगियां बराह रास्त और बिलवास्ता मुतासर डेफिनेटली होंगी। और उस सूरत में अगर भारत, हम सारे सिनेरियोज में बात करते हैं कि अगर भारत ये कंटिन्यू करता है तो हम पाकिस्तानी इस साइड पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। मैं आऊँगी सवाल के साथ, मैं एहतशाम साहब का इस पर टेक लूँगी। एहतशाम साहब, पाकिस्तान हमारे लिए एक कौमी मफाद और 24 करोड़ जो अवाम है उनकी ज़िंदगियों का मसला है, और ऑब्वियसली इसका तहफ़्फ़ुज़ हम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ये जो बगलिहार डैम है, इस पर पहले भी हम देख रहे हैं तवील अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, एक क्लैश था पाकिस्तान का इंडिया के साथ, और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से आगाह भी कर चुका है, दरख्वास्त पहले भी माजी में दे चुका है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून हमारे अकील मलिक साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं हमारे पास 3 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एक वही वर्ल्ड बैंक वाला, और दूसरा हम ये कि ICJ में कार्रवाई करने का फैसला करें, इस पर भी गौर किया जा रहा है। जिस तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पानी को भी रोका है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी उसी तेज़ी से इस मामले को फौरी तौर पे उजागर करना चाहिए और अपना केस लेके जाना चाहिए? और इस बार हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं? केस पर जो इंटरनेशनली है वो पाकिस्तान को एक सपोर्ट भी आएगी और पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। जी देखिए, हम ना आमतौर पे तो हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मगरबी क़ुव्वतें एक अरसे से हिंदुस्तान और चाइना की राइवलरी को देखते हुए और वेस्ट अमेरिका का मफाद देखते हुए इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करने के हवाले से वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है ना, मैं माज़रत से कहूँगा कि इग्नोर होता रहा है। वो दयानतदारी की भी बात की जाए तो कई हवालों से हिपोक्रेसी नज़र आती है, जो हम अपनी बातें उनको बताते रहें। अभी जो बात हो रही है स्पेसिफिक आबी जारियत की बात होती है, इनमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी की। आमना फूड सिक्योरिटी ही अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी होती है आपकी। करेक्ट। अब देखिए ना, जिस तरीके से आपने देखा 22 अप्रैल को ये वाक़या पहलगाम का होता है, 23 तारीख को उनकी काबीना की अपना सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसमें ये फैसला किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि पहलगाम से पहले ही चीज़ें तैयार की हुई हैं। मुझे याद आ रहा है वो बरखा दत्त बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है वहाँ की, और एक ज़माने में NDTV में थी, उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि जी ये सारा कुछ इतनी तेज़ी के साथ हो गया और कि जी हम पानी बंद करेंगे, सस्पेंड करेंगे, हेल्ड एंड अबेंस करेंगे इंटर वाटर ट्रीटी को। ये सारा कुछ करने का उनका बुनियादी मकसद यही था कि किसी स्टेज पे हम पानी पाकिस्तान था। तभी तो हम देख रहे हैं ना कि अभी जैसे बात कर रही थी पकल दल पे, इन्होंने 66% इनका कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है, कीरू पे 55% और इसी तरह क्वार में 19%। इसका मतलब है पहले से काम चल रहा था। जी चल रहा था। अच्छा देखिए, हमारे पास सामना ऑप्शन क्या है भी देखना, एज वी स्पीक तो हमें यही पता है कि 20% पानी कम हुआ है। उनकी वजह से नहीं हुआ, बारिशें कम हुई हैं, बर्फबारी कम हुई है। अब सवाल आ गया बगलियार डैम का। देखिए ये बगलियार डैम 475 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट वहाँ से पानी आता है। इसको स्टोर करने के लिए आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से पानी उनके पास होना चाहिए, उसके बाद फिर इसको अगर छोड़ने के बाद पाकिस्तान में पानी अगर किसी तरीके से आता है और पूरा नहीं आता तो वो हिंदुस्तान में भी सैलाब की कैफियत पैदा हो सकती है, कश्मीर में। अब सवाल है कि दरिया झेलम पे हमने मंगला डैम बनाया था। मंगला डैम बनाने के लिए हमें 75% आबादी वहाँ से इवैक्यूएट करनी पड़ी थी। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर ये हिंदुस्तान जिसको कहते हैं एडवेंचर या मिस एडवेंचर करता है
तो ये बगलियार डैम जो पहले से 2008 का मुतनाज़ा है, और माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा आमना, हमारा केस बड़ा वीक था। जमात अली शाह साहब उस वक्त वाटर कमिश्नर थे, अब तो माजरत के साथ भाग के चले गए हैं कनाडा। ये कंप्रोमाइज आदमी थे, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस उठाना चाहिए था उठाया नहीं था। वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कोई आपका जवाब ही नहीं आया। 2008 से उन्होंने बनाया, शुरू किया, आज वो 900 मेगावाट वहाँ से उनको बिजली मिल रही। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा। देखें अभी हमारे 3 दरियाओं का पानी अभी बार बार लो रिपेयरिंग कंट्री हमारी, तो जिसको कहते हैं ये पानी रोकने का मतलब तो ये है कि हमारी तो इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, ये तो अब 70-80% तो हमारी ज़राअत पे हमारा सब कुछ है। तो ये तो सीधा सीधा आप दावत दे रहे हैं कि जी फिर आ जाएं, ये बात पानी तक नहीं रहेगी, आप पानी बंद करेंगे, जिसके बारे में अभी भी लोग सलाहियत की बात कर रहे हैं कि 2 डैम अगर हिंदुस्तान ने बनाने हैं कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे, और $15 बिलियन का असेसमेंट आ रही है। ये इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। एक हमने नुक्ता नज़र है कि इन दरियाओं का जो भाव है उसके तहत आप पानी को रोक सकते ही नहीं। मैक्सिमम मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो कहते जो एक्सपर्ट हैं कि 8 से 10 घंटे तक आप पानी रोक सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके इलाके में सैलाब आ जाएगा, वो स्पिल वे खुल जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अब सवाल ये आखिरी अहम बात जो आप कर रही हैं हम लोग देखें, इस हवाले से पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तरीके से इंटरनेशनल ओपिनियन को बोल्ड किया अपने आप में। अब सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया। अभी तो आप देख लें, उनका एक टॉप का एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहा था, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कहा 5 कंट्री जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार किया। फ्रांस से राफेल जहाज हमने लिए, उन्होंने हमारा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कल वाली के साथ नहीं दिया, और पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं आने दिया दहशतगर्दी के हवाले से। तो वो कहते हैं ये तो पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक्सपर्ट कर रहे हैं। अब सवाल है कि हमारी जिस तरह वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए जो हमें अपने तौर पे करना चाहिए। मैं अपनी तैयारी की वकार साहब से यही मैं चाहूंगी इसी सवाल को एड्रेस करें कि वकार साहब, भारत तो अपनी जारहियत जारी रखेगा, एंड लेट्स जस्ट से कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर हमें ऐसी किसी सिचुएशन का सामना रहे जहाँ पे हमें क्योंकि हम देख रहे हैं हर मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं, और इस वक्त दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, गज़ा में क्या सिचुएशन है, उस पर जो इंसाफ के इदारे हैं उन्होंने आज तक क्या रोल प्ले कर दिया, यहाँ पर माइट इज़ राइट वाला हाल है दुनिया में। तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए था पहले अपने पानी को प्रिजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, क्या कहेंगे आप, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, इसका जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू की कि इंडिया ने कीरू और बाकी 2 प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया है, और आपने ये भी जिक्र किया कि इंडिया गुज़श्ता 3 साल से इंडस वाटर कमिश्नर्स का जो 6 माह के बाद इजलास होता है, जिसमें दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर्स शमूलियत करते हैं, पानी के मुतालिक डेटा शेयर किया जाता है कि किन इलाकों में कितनी बारिश हुई, कितना पानी मुतवक्के है, कितना पानी आ रहा है, और पानी रोकने या पानी को डाउनस्ट्रीम छोड़ने के क्या प्लान्स हैं। वो गुज़श्ता 3 साल से भारत नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इंडिया गुज़श्ता 3 साल से अमली तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ कर चुका है, वायलेशन कर रहा था, बिल्कुल वायलेशन कर रहा है, और वो एक तरह से विड्रॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मुआहिदा, क्योंकि इस मुआहिदे के तहत इन दरियाओं का 80% पानी मजमूई तौर पर वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता था, और बज़ाहिर क्योंकि ये दरिया कुदरती तौर पर पाकिस्तान के इलाके में बहते थे तो ऐसा होना भी चाहिए था, मगर इंडिया को ये लगता है कि इस पानी पर भी उनका हक है। तो वो ये दरख्वास्त भी कर चुके थे कि इस मुआहिदे पर हमें नजरसानी करनी चाहिए। जो कि सवाल आ रहा है खिलाड़ी साहब, ये डीसिल्टिंग का बहाना कितना क्रेडिबल है? आपका क्या ख्याल है कि ये दुनिया को, और पानी के एक्सपर्ट दुनिया में जो बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक में लोग बैठे हैं, वो क्या कन्विंस हो जाएंगे कि डीसिल्टिंग का बहाना करके आप कहेंगे जी हम पानी बंद कर रहे हैं पाकिस्तान पे जो जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और इसको समझना जरूरी होगा। देखिए, डीसिल्टिंग कहा यह जा रहा है कि पहले भी इन डैम की डीसिल्टिंग की जाती थी, मगर मॉनसून यानी अगस्त के महीने में, और उसमें क्या होता था कि पीछे से पानी का फ्लो क्योंकि बहुत ज्यादा होता था, तो पानी के बहाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। चंद दिनों, 2 से 3 दिनों के से ज्यादा पानी के बहाव पर फर्क नहीं पड़ता था, और वो भी प्रायर इंटीमेशन से, यानी पेशगी इत्तला के बाद किया जाता था। मगर अब इन दिनों में पानी रोकने का मतलब ये है कि डैम को पहले खाली किया गया, और अब डैम भरने में जितना वक्त लगेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के ज़मीनी इलाकों में या पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की फराहमी मुअत्तल रहे, जो कि यकीनन एक आबी दहशतगर्दी है
और इसका मतलब ये होगा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए गजा की सूरत हाल ने ये बताया कि दुनिया अखलाकी उसूलों का सिर्फ प्रचार करती है और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। बिल्कुल। इस माहिदे में हमारी कमजोर पोजीशन ये है कि सूए इत्तेफाक से ये 6 के 6 दरिया भारत से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और ये पहली दफा नहीं है। जब बगलियार डैम भी बना था और बाकी प्रोजेक्ट्स का भी, जिनमें कीरू का नाम भी शामिल है, जब भारत ने इन पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के फोरम पर अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाई, मगर इस माहिदे के तहत वर्ल्ड बैंक या जो अदालत इंसाफ है वो सिर्फ दूसरे फरीक को कह सकती है कि आप माहिदे की खिलाफ वर्जी न करें। बजोर इस माहिदे पर अमल दरामद कराना इस माहिदे की किसी शिक में शामिल नहीं है और इसी का फायदा भारत जैसा मुल्क उठा रहा है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में भारत में जिस तरह के पैटर्न्स सामने आए हैं और आवाम के जज्बात को उभार कर और जिस तरह की शिद्दत पसंदाना सोच को अवामी सतह पर जो है वो फैलाया गया है, ये उसके असरात हैं कि अब हुकूमती इदारे भी दूसरे मुल्कों की आबी जारहियत बल्कि खुल्लम खुला दहशतगर्दी पर उतर आए। और इस तरह के इक़दाम, फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन ना बचे कि कल कला को पाकिस्तान मजबूरन इन आबी ज़खायर और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के ऑप्शन पर जाए, जो कि जाहिर है के दरमियान जंग का आगाज होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम कई बरसों से हमने एक जुमला कहना चाहूंगा, कई बरसों से एक बात हम सुन रहे हैं कि जी आइंदा की जंगें जो है ना वो पानी पे होंगी। और मैं कभी कभी सोचता था कभी पानी तो ये प्रेडिक्शन तो हमारे मजहब में भी है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मुझे ये लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये हमारे रीजन से ही काम शुरू होगा। पानी आप देखें, हमें चोक करेंगे, बंद करेंगे तो नेचुरली फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। दुनिया का पूरा निजाम, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो। थैंक यू सो मच वकार शराजी साहब, आपका इस हवाले से टेक आया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फर्दर इस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान इंडिया के क्लैश को लेकर, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब कर दिया। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक रॉ की सरपरस्ती में BLA, फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी के लिए भिजवाकर हिदायत दे दी गई हैं कि खुदकुश बमबारों को हदफ बताकर रैकी करवाई गई, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बर वक्त मुतहरिक हो गए हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि बैरूनी सरपरस्ती से फैलने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन के लिए खतरा है। दूसरी जानिब आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की काविशें रंग ला रही हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें भारत के जारहाना अज़ाइम और कश्मीर में जुल्म पर शदीद तशवीश जाहिर की गई। कई ममालिक ने मसला कश्मीर के हल और सिंध तास मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया, जबकि UN के सेक्रेटरी जनरल ने सालसी की पेशकश भी कर दी है। मीडिएशन के लिए उन्होंने किरदार निभाने का कहा है। दूसरी जानिब रूसी सदर की मुतवक्का दौरा भारत का भी चर्चा है। ये दौरा खित्ते में कशीदगी कम करने का सबब बन सकता है या नहीं, इस हवाले से हम आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों को भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो UNSC का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाना है, ये अचीवमेंट थी सफारती महाज पर पाकिस्तान की। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत के जो इक़दामात हैं, जैसे कि पानी रोकना और उसके बाद अपने मीडिया के थ्रू उसका चर्चा करना, जैसे उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली पानी पर हमने भी बता दिया कि पानी पर जंग होगी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो उनके इरादे हैं, वो जो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव उन्होंने कर दी है, वो खित्ते की स्टेबिलिटी को ख़तरे में डाल रहे हैं। LOC के अतराफ़ भी किसी भी जगह हमला हो सकता है, ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। अब सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? हम तो अपने तौर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस जानिब अभी भी जो इरादे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, कैसे देख रहे हैं आप?
जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पहले पानी की बात करते हैं कि इसमें एक और डेवलपमेंट है जो ये लोग देख नहीं रहे हैं कि चाइना भी ऊपर से बैठा हुआ है, हिमालयन पानियों को कंट्रोल कर रहा है। सो रिवर पॉलिटिक्स जो खित्ते में हो रही उस पे उनकी नजर है। एनी ड्रास्टिक शिफ्ट इन रिवर वाटर्स के फ्लो में तो वो चाइना को प्रोवोक करेगा। चाइना कैन प्ले एंड रोल, एक तो वो चीज है। सेकंड, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो यारलुंग जो चाइनीज कहते हैं, वो ऊपर चाइना से आता है, तिब्बत से आता है, उस पे द बिगेस्ट डैम वहां पे बन रहा है और 60 गीगावाट का वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। 1 गीगावाट इज 1 बिलियन वाट्स, तो आप अंदाजा कर लें कितना इंपॉर्टेंट है। और वो पानी बंद करेंगे तो इंडिया ने ऑलरेडी अपना कंसर्न किया, हमारी सिक्योरिटी, हमारे लिए क्या मसाइल होंगे। सो लेट्स नॉट फॉरगेट द चाइनीज एलिमेंट इसमें। सेकंड, जहां आपने बात की है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में तो कोई हमें शक नहीं है, 100% इसमें तो इंडियन ब्रॉस की इन्वॉल्वमेंट है। इनके जो BLA है, मस्जिद ब्रिगेड है, BLF है, BRA है, BRG है, और ब्रॉस के जो फैक्शंस हैं 2018 में इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाई थी, दे आर एक्टिव एंड वी हैव सीन जाफर एक्सप्रेस का रिसेंट जो इंसिडेंट था जिसमें एक्टिवली इंडिया ब्रॉस स्पॉन्सर था और जिस तरीके से लाइव इंडियन मीडिया चैनल्स को रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो वाला फैक्टर है। और लेकिन ये है कि फितना और खारिज को भी उन्होंने यूज किया है। जिस तरीके से जब हम बिजी थे ईस्टर्न साइड पे, तो दे थॉट की अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो एंड स्ट्राइक और सिविलियंस को टारगेट करें, लेकिन हमने कतर को जहन्नुम हासिल किया। तो वो भी है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जनरल BK सिंह इनके फॉर्मर आर्मी चीफ है, तो उनका ये रिकमेंडेशन थी कि वी मस्ट कंटिन्यू विद अवर कवर्ट ऑपरेशंस। कवर्ट ऑपरेशंस में यही दहशत गर्दी है जिसके वहां पे चांसेस ज्यादा हैं। तो लेकिन हम अलर्ट हैं, जिस तरह हमने अपना रिजॉल्व शो किया, ईस्ट पे भी शो किया, वेस्ट में भी शो किया, और इंटरनली भी हमने कहा जहाँ पे टेररिज्म के थ्रेट्स हैं। अब्दुल मजीद का जो नेटवर्क पकड़ा गया है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। जहां तक LOC की बात है, इंडिया ने LOC को पिछले 11 दिनों से LOC की जो सीज फायर थी उसको वायलेशन से कर रहा है। राइट फ्रॉम केल से लेके नीचे भिम्बर तक वो वायलेशन है और वहां पे फायरिंग वगैरह हो रही है, और अकॉर्डिंगली पाकिस्तान एक जबरदस्त रिस्पॉन्ड उसको कर रहा है। लेकिन ये है कि इंडिया से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिचुएशन ठंडी हो गई है, डिफ्यूज हुई है, वो ऐसा नहीं है, डिसेप्शन है। वो कुछ ना कुछ इसमें क्योंकि चाह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए कुछ करें, वरना उनकी अपनी हिम्मत नहीं है। उनके अपने थिंक टैंक्स करें, पंगा मत लो क्योंकि मार बहुत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, अभी UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी अब मीडिएशन के लिए क्लियरली बोल दिया। पहले भी वो कह रहे थे हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है हमारा ऑफिस, लेकिन अब उन्होंने मीडिएशन की ऑफ़र दी है। और इससे पहले हम देख चुके हैं ईरान भी मीडिएशन के लिए कह चुका है। अभी रूसी सदर का जो विज़िट है उसकी एक तो सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं, वो किस हद तक डीएस्केलेट कर सकते हैं मामले को। दूसरा ये कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हमारी तवक्कुआत दुनिया से क्या होनी चाहिए इस मामले को लेकर? देखिए, हम ना प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का ये कश्मीर का जो मसला है ये तो 150 साल पुराना है। चलें, उन्होंने मजाक में कहा या स्लिप ऑफ टंग था, वो अपनी जगह भी है। एक बात तय है कि देखिए, आपको याद है कि 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उन्होंने इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर थे गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने बातें की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान अगर तैयार हो जाए तो मैं मीडिएटर के तौर पर सालसी कराने के लिए तैयार हूँ। ये माजी में बहुत सारे मुल्कों ने किया। आजकल जो खबरें हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बातें की हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान भी अब जाएंगे और जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अब सारी दुनिया उनको ये कहती है, और यही वजह है कि उन्होंने चालाकी करके शिमला एक मुआहदा करवाया था। उसमें कहा था कि जी इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, पाकिस्तान और भारत ये मिल के इस मसले का, बायलैटरल इस मसले का हल तलाश करेंगे। वो तो आप देख लें, कंपोजिट डायलॉग के 8 सेशन हुए मुशर्रफ साहब के ज़माने में, 2000 फिर 2008 तक क्या होता रहा। फिर आपने देखा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रही, सारी नाकाम। उसकी वजह है कि हिंदुस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं सिरे से। वो सिर्फ धौन दांदी से पाकिस्तान को, अपने छोटे मुल्कों को दबाना चाहता है। पाकिस्तान नहीं दब सका, यही उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। अभी तो असल बात है ना जो आप पूछ रही हैं, हमने देखे ये जो प्लानिंग की थी ना इन्होंने,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उनके बंदे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, वहां से खबरें आ गई थी। हिंदुस्तान का जो प्लान किया था उन्होंने हमला, वो ये था कि हम ये वेस्टर्न बॉर्डर से टीटीपी के जरिए और ये बीएलए वगैरह के जरिए तबाहकुन किस्म की हम दहशतगर्दी करवाएंगे, और पाकिस्तान पैनिक करके अपनी फोर्सेस को ले जाएगा ईस्टर्न बॉर्डर पे, यानी हमारी तरफ आएगा। जब हमारी तरफ आएगा तो हम खामोश रहेंगे और असल काम हम वेस्टर्न बॉर्डर पे करवाते रहेंगे। वो तो बहुत बड़ा प्लान आपने देखा। अब DGISPR ने पिछले हफ्ते बता दिया कितने ज़बरदस्त तरीके से किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया। एक मेजर जो है ना इंडियन, वो बता रहा है कि जी बलूचिस्तान से लाहौर तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तबाही करवानी है, मैंने दहशतगर्दी करवानी है। तो वो लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो है ना आपने देखा, इसके बारे में अपने DGISPR ने और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर शारदार साहब ने भी यहाँ सफारती नुमाइंदों को सारी तफसीलात उसकी बता दी है। आखिरी बात हमने इस हवाले बहुत अहम है, वो बात यह है कि जहाँ तक का नुक्ता नज़र किसका मजबूत है सफारतकारी के मैदान में, चाहे पानी का मसला है चाहे कश्मीर का मसला है, सारी दुनिया उनको कह रही है कि जी अब ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान ही रह गया। आज देख लें कि बहुत बड़ी डिटेल मुख्तलिफ अखबारात की और इंटरनेशनल मीडिया की खबरें आ रही हैं, और मैं एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट अभी देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ये मसले को ना रोका गया तो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियर जंग होगी और ये पाकिस्तान और इंडिया के बियॉन्ड भी जाएगी। अब मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसले की नज़ाकत का एहसास करके इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, ये वेस्टर्न बॉर्डर पर तो हम पहले भी देख रहे थे कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना था, लेकिन अब थ्रेट जो है वो बढ़ गया हुआ है। जैसे वहाँ से बलूचिस्तान में पहले भी रॉ फंडिंग हम देख रहे थे हो रही थी, और अब उसमें तेज़ी आ गई है मज़ीद। किस तरह से अब आप मामला को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? ऑल दो पाकिस्तान एक्टिव है इस मामले में। बिल्कुल, मैं एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया टैंक और फौजें लेके वो इन्वेट करेगा थ्रू सियालकोट या लाहौर, और वो वही ख्वाब देखेंगे कि वो जो है दादा दरबार तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में वो एक इल्यूजन है, और उस शायद प्लान के ऊपर अमल भी ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा LOC के ऊपर, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ऑफ एंड ऑन जो है वो गन बैटल्स होंगी, स्कर्मिशेस होंगी, लेकिन उसका जो ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा फोकस उस पर रहा है। इसमें बड़ी एक आपको खबर मैं दूँ कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ वो तकरीबन एक फेल्ड ऑपरेशन था रॉ का, और उसके बाद BLA और BRA साथ जो वजीर ब्रिगेड और बाकी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी और रा के दरमियान बड़ा सीरियस जो है वो रिफ्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो उन पेमेंट के ऊपर है, क्योंकि अजीत डोभाल का एक कॉन्सेप्ट जो था पिछले कितने सालों से बलूचिस्तान के हवाले से कि जी हिट एंड पे पॉलिसी हो, जितने डेड बॉडीज गिरेंगी, जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब जो BLA BRA और दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है डिक्लेयर्ड, उनको एक तो जो ट्रेन मैन पावर की कमी आ रही है, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इंडियंस की अब बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर बड़ा सीरियसली हम इसको ले रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी ले रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ले रही हैं, और जैसे कि हमने पहले कहा कि हम इस बॉर्डर को मैन करने के लिए एक्स्ट्रा गैजेट भी करेंगे और एक्स्ट्रा हम लेटेस्ट इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करें। और उसमें एक बड़ा अहम आप नुकता देखें, जो अशोक शर्मा है जिनको मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा है चाबहार के करीब, एंड ही वाज द मेन ऑपरेटर, जो कि कहा जाता है कि बड़ी हद तक जो है वो पेमेंट्स और सारी चीज़ें हो रही थी। जो जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन है वो एक मुकम्मल फेलियर है रहा का, क्योंकि वो उस अपने आदाब में वो कामयाब नहीं हो सके, ना वो होस्टेजेस बना सके, ना वो उन होस्टेजेस को इंडियंस के हवाले कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्ट उसके बाद आया। तो मैं समझता हूँ, देखें इंडियन हमेशा अपने प्रॉक्सीज को यूज़ करेंगे। आपने फिर दूसरा देखा जिस तरीके से TTP को काउंटर किया गया पाक अफगान बॉर्डर के करीब, और सबसे एक और बड़ा जो रा और बलोच दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान जो रिफ्ट आ रहा है वो है चाइनीज़ जो टारगेट्स हैं उनको हिट ना करने की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि मैन पावर का इशू है, पैसा शायद रा अब डिलीवर नहीं कर रही, क्योंकि वो पहले कार्रवाइयाँ मांगती है, उसके बाद उसका पैसा दिया जाता है। मतलब है कि आप कमा के जो है उनको पैसा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बाकी मामला उठे हैं, जो दहशतगर्दी का हम पे इल्जाम लगा है, मेरे ख्याल में जाफर एक्सप्रेस का वाकया बड़ा विजिबल है, हमारे पास बड़ा सॉलिड एविडेंस है। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी वो है अफगान और काबुल इंतजामिया का स्टांस, क्योंकि हमने देखा कि जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गए और उसके बाद साबिक एम्बेसडर सादिक वहाँ पे गए, तो उन्होंने कन्विंस किया सिराजुद्दीन हकानी को, जो कि नाराज थे हैबतुल्लाह ग्रुप से, और 6 माह बाद वो दोबारा अपने ऑफिस आए। तो मेरे ख्याल में हमारे गुड ऑफिस हैं जो कि हमें इंटरनेशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस वक्त अगर आप देखें कतर, सऊदी अरेबिया, UAE सब ने जो है
इंटरेस्ट शो किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है उसको रोका जाए। लेकिन आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि अब हिंदुस्तान को फेस सेविंग के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल में शायद पुतिन का विजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होगा कि शायद वो डिफ्यूज कराएं चीज़ों को और इंडिया को एक फेस सेविंग मिले। मसूद साहब, उसमें अभी हम देख रहे हैं, आज ही की खबर है कि बांग्लादेश के साथ भी जो इनकी तिजारत वाले मामला, तो उसमें एक दूसरे पर जो पाबंदियाँ मजीद बढ़ा दी हैं, उससे मजीद रिफ्ट जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया का पैदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है जो हम देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत देखें, मेरे ख्याल में उनकी बहुत हजीमत उन्होंने उठाई है, जिस तरीके से ये फेल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम वाला, और नॉट ए सिंगल कंट्री दुनिया में उन्होंने इसको सपोर्ट किया और बात ही नहीं की है। और मेनली देखें, जब सुपर पावर्स की बात करते हैं, चाइना और रशिया ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल था न्यूट्रल एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन कराए, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुलवा के, चाइना ने भी एग्री किया, रशिया ने भी किया, और अमेरिकन ने भी किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वो है। फिर देखें OIC की बात है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात है, यूरोपियन यूनियन की बात है, और बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखें, इट वाज ए सक्सेस, जहाँ पे जाके पाकिस्तान का केस पेश हुआ। इंडिया देखें कि सारी गेम कराने का मकसद भी यही था कि इंटरनेशनली वो एक तो देखें ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जिस तरह सिखों के असैसिनेशन हुई, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, कतर में स्पाइंग वगैरह है, और फिर स्टेज इनकाउंटर, स्टेज रिकवरी, फिर रिलीजियस जो अमेरिकन जो इंटरनेशनल और कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम ने भी कहा कि वहाँ तो राह को सैंक्शन लगने चाहिए, वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, और मुसलमानों के जो हाल है तो इनको भी डाइवर्ट करना चाह रहे थे, फिर कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। मैं जरा कंक्लूड इस तरह करूं कि किताब लिखी थी खुशवंत सिंह ने, द एंड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने लिखा था कि अमेरिका कैन सेव द इंडिया, द इंडिया विल डिसइंटीग्रेट, इंडिया विल ब्रेक अप, इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर पावर, वी विल कमिट हारा कैरी, कि हम खुद कर लेंगे। तो जिस तरीके से हालात इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, वो फैक्टर है। तो इंडिया देखें कि दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, तो वो वाला फैक्टर भी है। इवन यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में क्रिस्टीन अमानपुर को कहा था कि जिस तरीके से दे आर ट्रीटिंग मुस्लिम्स एंड अदर एथनिक माइनॉरिटीज, उन्होंने कहा देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल पुल अपार्ट, इंडिया टूट जाएगा। तो ये आज की इस तरह के हालात इंडिया मोदी ने क्रिएट किए हैं, अल्टीमेटली इट विल गो फॉर अ डिसइंटीग्रेशन। बिल्कुल सही। शाह साहब, आप भी एक मैं चाहूँगी कि कंक्लूड करें, क्लोजिंग रिमार्क में आपका चाहूँगी इस पर। देखिए, हमने जो मैं बात कंटिन्यू कर रहा था वो ये था कि इंडिया की स्ट्रेटजी थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि एक वेल थॉट आउट जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि इस कश्मीर वाले इंसिडेंट को वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक तो डिफेम करें, एक उसका डिट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि हमारा जो कश्मीर का इशू है। लेकिन जो बात उससे पहले मैं बात करना चाह रहा था वो ये नहीं था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक्स करेगा। देखिए, प्रॉक्सी वॉर्स हमेशा होती रहेंगी, और अगर आपका एक दुश्मन मुल्क है, आपका डेटरेंस उसके खिलाफ है, वो हमेशा एक पावरफुल मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को जो हमेशा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और इस खित्ते के अंदर वो अपने आप को एक बड़ा बदमाश साबित करना चाह रहा था, वो एलिनेट हुआ है। आप देखिए, बांग्लादेश में, मालदीव में, श्रीलंका में मतलब मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान अकेला रह गया है। ईरान खासतौर पर जब चाबहार के ऊपर पाबंदी लगी तो ईरान के साथ भी जो क्लोजनेस थी ट्रेड के हवाले से, वो काफी हद तक कम हुई। अब देखिए, जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड था 47 बिलियन तकरीबन डॉलर का, वो ऑलमोस्ट वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद वो इनडायरेक्ट जो है अटारी और वाघा के दरमियान ट्रेड वो खत्म हुआ। तो लॉसेस मेरे ख्याल में ऑब्वियसली उनके हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त जो मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपनी पॉलिसी को बड़ा एग्रेसिव रखना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त हमारे पास अच्छा मौका है कि जाफर एक्सप्रेस को लिंक किया जाए इस वाकये के साथ, और अगर आपको इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट प्रोब करना चाहते हैं तो दोनों इंसिडेंट को आप प्रोब करें, तो आपके पास दूध का दूध और पानी का पानी आएगा कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही, केस को कैश करो। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, जाहिर शाह शिराजी साहब, मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे गज़ा की सिचुएशन की, गज़ा के बासियों की मुश्किलात, और उस पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी ख़त्म होने में नहीं आ रही, जिस पर इजराइल का मजीद बर्बरियत करने का हौसला बढ़ता जा रहा है। अब नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी से गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की तैयारी कर रही है। इजराइल का मंसूबा है कि हमास के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई के बाद इमदाद की निगरानी भी खुद संभाली जाए,
और गाजा के 20 लाख से ज्यादा शहरियों को जबरदस्ती दूसरी जगह डिस्प्लेस यानी मुंतकिल कर दिया जाए। इत्तलात हैं कि ये कार्रवाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते मिडिल ईस्ट के विजिट मुकम्मल होने से पहले शुरू नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ पीर के दिन भी इजराइल के फजाई हमलों में 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली कार्रवाइयां सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि यमन, लेबनान और शाम पर भी हमले किए गए। कतर के नशरियाती इदारे के मुताबिक गजा की नाकाबंदी को 65 दिन गुजर चुके हैं, जबकि अस्पताल 48 घंटों में मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा है। सेहत की सहूलियात की अदम दस्तियाबी हज़ारों बीमारों और ज़ख्मियों की जान के लिए ख़तरा बन चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 52,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सरकारी मीडिया का कहना है कि शुहदा की तादाद 61,000 से तजावुज़ कर चुकी है और हज़ारों अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। इजराइल के फ़लस्तीन के बाद मुस्लिम ममालिक पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इजरायली बदमाशी का रास्ता कौन कैसे रोकेगा? इस सवाल के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। हमें इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।